हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि इफ़ेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से। क्या क्या चेंज हुए हैं और इन चेंजेस से संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनर के द्वारा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, सभी का डिस्कशन करेंगे। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। पहले क्या नियम था और अब वर्तमान में क्या हो गया है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 से पहला एक्ट कौन सा था? तो था इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इसको किसने रिप्लेस किया? तो इसको रिप्लेस किया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने, जो कि लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? तो 2025 एक्ट के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि आयकर अधिनियम 2025 में के संदर्भ में क्या कह रहा है कि आयकर नियमों को 511 नियमों और 399 पत्रों से घटाकर वर्तमान में कितने नियम और प्रपत्र यानी कि रूल्स और फॉर्म्स में सीमित कर दिया गया है। ये जो दिए गए हैं आपको स्क्रीन पर 511 नियम और 399, ये 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में थे और अब वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये 333 रूल्स और 190 फॉर्म में इसको सिमटा दिया गया है। यानी कि इसमें रूल्स और फॉर्म्स की संख्या घटा दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है नियमों को सरल किया गया है और जहाँ पर दोहरे प्रावधान थे, जहाँ पर भाषा जटिल थी, उनको सरल करने का प्रयास किया गया है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर था डी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आयकर अधिनियम 2025 के मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया डैश पर आधारित थी, जिनमें से प्रत्येक ने कानून की संरचना, उद्देश्य और कार्यान्वयन रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये कौन सी संरचना थे? 2 फोल्ड फ्रेमवर्क था, 3 फोल्ड फ्रेमवर्क था, 4 फोल्ड फ्रेमवर्क था या 6 फोल्ड फ्रेमवर्क था? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है 3 फोल्ड फ्रेमवर्क। इसके अंदर किस किस चीज़ को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है नंबर 1, जो एक्ट की भाषा थी उसे साधारण व्यक्ति के द्वारा भी पढ़ने योग्य बनाने के लिए इसमें जटिल भाषा को हटाया गया है और सरल भाषा को समाहित किया गया है। नंबर 2, बेहतर नेविगेशन के लिए अनावश्यक और दोहराव वाले प्रावधानों को हटाया गया है। और थर्ड पॉइंट है इसका, संदर्भ में आसानी के लिए, रेफरेंस के लिए प्रावधानों को तार्किक रूप से पुनर्गठित किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 फोल्ड फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहा है कि आयकर अधिनियम 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कर कानूनों को सरल और आधुनिक बनाना, सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज टैक्स लॉ को अप्लाई करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नए अधिनियम का उद्देश्य किस में कमी लाना है? निम्न में कमी लाना है। दिए गए ऑप्शन में दिया गया है टैक्स कलेक्शन को, लीगल डिस्प्यूट्स को, पेन यूसेज को या ऑडिट को। तो इसका सीधा सा आंसर है लीगल डिस्प्यूट को कम किया जाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 के तहत 50% मकान किराया भत्ता HRA छूट का विस्तार कितने शहरों तक किया गया? बहुत ही मेजर चेंज किया गया है। पहले यह 4 शहरों थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई इसके अंदर शामिल थे। अब यानी कि पहले 4 थे, अब आयकर अधिनियम 2025 में इसके अंदर कितने शहरों को शामिल कर दिया गया है? तो इसके अंदर 8 शहरों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन 8 शहरों में किन किन शहरों को शामिल किया गया है। बड़ा ही मेजर चेंजेस है, ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क के तौर पर रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जब किसी चीज़ को हम खुद से तैयार करते हैं तो वो हमारे को लंबे समय तक रिटेन रहती है। हमारी प्रायोरिटी यही है कि आपको लेटेस्ट अपडेट से अवगत कराना और साथ ही साथ आपकी मेमोरी को शार्प करना है। चलिए, अब अगर आप चाहते हैं हम इसका आंसर बताएं तो आप कमेंट करें और हम इसका एक सेपरेट वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और मेजर क्या क्या चेंज हुए हैं उसको अलग से भी बना देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मूल्यांकन वर्ष शब्द हटा दिया गया है। असेसमेंट ईयर हैज बीन रिमूव्ड, असर्शन कह रहा है, और रीजन कह रहा है इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर। बिल्कुल ठीक है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों को हटा दिया गया है और इनके स्थान पर एक सिंगल शब्द किया गया है टैक्स ईयर। तो इसके अकॉर्डिंगली ए और बी दोनों सत्य हैं और ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की सही से व्याख्या करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपसे बनता है कौन सा बदलाव सीधे तौर पर नकद वेतन में सुधार करता है। वेतन वृद्धि प्रणाली को हटाना, एलिमिनेशन ऑफ द पे राइज सिस्टम, गलत है। इंक्रीज इन मील कार्ड डिस्काउंट, बिल्कुल ठीक है, एसटीटी इंक्रीज और बायबैक टैक्सेशन। इन सब से दोनों से जो है नकद वेतन में और कमी हो जाएगी, लेकिन सुधार कहाँ पर होगा जब मील कार्ड डिस्काउंट को बढ़ा दिया गया है। तो ये पहले 50 रुपये पर डाइट हुआ करता था, अब इसको बढ़ा करके 200 रुपये पर डाइट कर दिया और एक दिन में 2 डाइट को अलाउ किया गया है। अगर मान के चलें तो मोटा माटी मंथली 22 वर्किंग डे अगर मानते हैं तो साल भर में लगभग आपके बैठते हैं 1,05,600 रुपये करीब आपकी सेविंग होती है इसमें। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्म 16A के संबंध में कौन सा कथन सही कहा गया है। नंबर 1, इसे फार्म 130 से बदल दिया गया है नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। यह वेतन आय पर लागू होता है, यह गैर वेतन TDS के लिए है और इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है नॉन सैलरी TDS है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कथन सही है। दिए गए ऑप्शन में हमारे को सही कथन बताना है। तो फार्म 130 वैकल्पिक है, फार्म 130 आयकर रिटर्न का स्थान लेता है, फार्म 130 नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है, या फार्म 130 केवल व्यवसायों के लिए है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, फार्म 130 जो है फार्म 16 के स्थान पर लाया गया है और फार्म 16 एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के संदर्भ में पूरा ब्यौरा प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 2025 में अपरिवर्तित रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड इन द 2025 एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 2025 में अपरिवर्तित रहेगा। तो फार्म 16 जो है फार्म 16 के स्थान पर फार्म 130 आ गया है, यानी कि ये चेंज हो गए हैं, दोनों चेंज हो गए हैं। तो ये दोनों तो शामिल होंगे नहीं, ना तो ए ना बी। टैक्स ईयर भी नया शामिल हुआ है तो यह भी इसका सही नहीं होगा। हमारे जो क्वेश्चन में पूछा कौन सा अपरिवर्तित है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 होने के बाद भी निम्न में से कौन सा चेंज नहीं है। तो फार्म 24Q इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी था और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 से संबंधित टॉप 10 एमसीक्यू। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए, इस एक्ट से संबंधित और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।